कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है आप लोग को बनाना कौन मेथड से है, कैश बेसिस है। अगर आप लोगों से कोई पूछता है कैश फ्लो स्टेटमेंट किस बेसिस पे बनेगा तो ऑलवेज बताएंगे कैश बेसिस, एक्यूरल बेसिस से नहीं बनेगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपका दो पार्ट होगा, एक इनफ्लो और एक होगा आउटफ्लो। मीन्स आपके बिजनेस में कैश आएगा तो इनफ्लो होगा, और जब बिजनेस से पैसा निकलेगा तो क्या होगा, आउटफ्लो होगा। जब कैश आपका आएगा तो आपका इनकम का जनरेट करेगा, और जब रुपया जाएगा तो आपका खर्च का जनरेशन आएगा। तो जब भी रुपया इनफ्लो होगा तो ऐड करोगे, आउटफ्लो होगा तो माइनस करोगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से बनाना है। किसके हिसाब से बनाना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से बनाना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज होता है। एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो हम लास्ट टाइम आप लोग को पढ़ाए थे, याद है? एक होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और एक होगा फिनांस एक्टिविटीज। हम लोगों को जो पेपर में जो क्वेश्चन बनेगा, या तो केवल इन्वेस्टिंग पे बनेगा, या तो फिनांस पे बनेगा, या तो ऑपरेटिंग पे बनेगा। जनरली हमारा WB में छोटा क्वेश्चन अराइज होता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको एक पार्ट बनाने बोलेगा। तीनों एक साथ भी बनाने बोल सकता है। क्या बोल सकता है? तीनों एक्टिविटीज एक साथ आएगा। तो जो कंप्लीट सवाल होता है वो तीनों एक्टिविटीज़ के साथ में लेकर बनाना पड़ता है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फिनांस तीनों लेकर के एक साथ में बनाएंगे तो कंप्लीट सवाल कहलाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन छोटा बड़ा सब भी आ सकता है, तो जैसा क्वेश्चन वैसा सॉल्यूशन। तो हम आपको आज सबसे पहले सारा एक्टिविटीज़ को छोटा छोटा पार्ट बताएंगे। कौन कौन सा पार्ट बताएंगे? छोटा छोटा। मतलब पहले हम ऑपरेटिंग का पार्ट बताएंगे, फिर इन्वेस्टिंग का पार्ट बताएंगे, फिर हम फिनांस का पार्ट बताएंगे। ठीक है, हम हर एक्टिविटीज़ को बताएंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले आपको क्या काम करना है, फिर से एक बार सुनाते हैं। कैश इनफ्लो होगा, रुपया आएगा, आपका ऐड करोगे, और रुपया निकलेगा तो क्या करोगे, माइनस करोगे। होता क्या है, जैसे आप बिजनेस में 1 लाख रुपया बिजनेस में लगाए हैं, और कैश जनरेट होते होते रुपया कभी आया कभी गया, और लास्ट में क्लोजिंग कैश 1 लाख रुपया लगाएं, आपका बिजनेस में कैपिटल हो गया 1 लाख रुपया, कैश इन हैंड भी तो 1 लाख हो गया। जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो 1 लाख रुपया आपका कैश हो गया, और 1 लाख रुपया क्या हुआ, कैपिटल हो गया। तो 1 लाख रुपया जो आपका बिजनेस में वो क्या हुआ, इनफ्लो हुआ। अब उसमें क्या होता है, बिजनेस में सर्कुलेट होता है पैसा एक्सपेंसेस के रूप में, फिर आपका इनकम के रूप में आता है ना। फिर डेटर्स के पास रुपया रहता है, फिर डेटर से रुपया कलेक्ट होता है, स्टॉक में रुपया चला जाता है, खर्च होता है, फिर स्टॉक से रुपया रिकवर होता है, बेचते हो तो इस तरह से लास्ट में देखोगे जो आपने स्टार्ट में पैसा लगाया था, जो एंड में पैसा आपको मैच करेगा। क्या करेगा, मैच। जैसे हमारा बैलेंस शीट मैच करता है ना, बैलेंस शीट जिस तरह से मैच करता है, ट्रायल बैलेंस मैच करता है, इसलिए आपका जो ओपनिंग कैश जो रहेगा इक्विवेलेंट क्लोजिंग कैश के बराबर आ जाएगा लास्ट में। तो जब मैच करता है तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट सही है। तो उसमें यही पता लगाना है कि कितना इनफ्लो हुआ और कितना आउटफ्लो हुआ, मतलब किस वे से इनफ्लो हुआ रुपया और किस वे से आउटफ्लो हुआ, यही आपको पता लगाना है। इंपॉर्टेंट बात को ध्यान से सुनिएगा, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो दो इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। इनफ्लो होगा रुपया आएगा, आउटफ्लो होगा रुपया जाएगा। इनफ्लो होगा तो ऐड करेंगे, आउटफ्लो होगा तो लेस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सर जो आपने पहला एक्टिविटीज़ बताया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, उसका काम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्टेप 1 होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालोगे। क्या निकालोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होगा, आपको लास्ट ईयर का प्रॉफिट, मान लो आप अकाउंट बना रहे हो 2021 का, कब का बना रहे हो, तो 2021 का क्लोजिंग ईयर का प्रॉफिट दे रखा है आपका, मान लो 4 लाख रुपया। कितना दे रखा है, 4 लाख। और 2020 का या ओपनिंग 2021 का है ना, या 2021 का ओपनिंग मान लो दे दिया है आपका 2.5 लाख रुपया। कितना रुपया दे रखा है, तो आपका क्लोजिंग 2021 में कितना है, 4 लाख। ये है आपका प्रॉफिट। क्या है, प्रॉफिट, पीएल बैलेंस। और ये पीएल बैलेंस ओपनिंग का है। तो आपके पास 4 लाख रुपया प्रॉफिट अभी के डेट में है, और पहले से प्रॉफिट कितना था, 2.5 लाख। तो आपका जो 1.5 लाख रुपया जो आया ना,
ये प्रॉफिट आपका ड्यूरिंग द ईयर हो गया। क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो आपका सिंपल है, अगर प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दे देगा तो अच्छा बात है, नहीं दिया रहेगा तो आप क्लोजिंग डेट का प्रॉफिट और ओपनिंग डेट का प्रॉफिट से निकालोगे, या 2 ईयर रहेगा, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर का प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट से माइनस करोगे, आपका निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है कि सर क्या हमेशा प्रॉफिट होगा? नहीं, नेगेटिव भी तो हो सकता है। अगर मान लो आपका यहाँ पे 12,50,000 होगा जाए, तो आपका क्या होगा? नेगेटिव प्रॉफिट आ जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो नेगेटिव प्रॉफिट भी हो सकता है। तो नेगेटिव प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉस। नेगेटिव प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलेंगे? लॉस। तो इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको हमेशा कोई प्रॉफिट होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं, लॉस भी हो सकता है। मान लो आपका ओपनिंग में प्रॉफिट है 1.5 लाख रुपया और क्लोजिंग में प्रॉफिट है आपका 70,000 रुपया। तो आप इसको माइनस करोगे, 80,000 नेगेटिव प्रॉफिट है। क्या हुआ? तो ये पीएल जो है ये नेगेटिव हो गया, मतलब एक तरह का क्या है? लॉस है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हम निकालेंगे पहले प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, या तो क्वेश्चन में दे देगा, या तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट और करंट ईयर का प्रॉफिट से माइनस कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आएगा। उसमें ऐड करोगे नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन सा है? डेप्रिसिएशन है, बैड डेप्ट है, ठीक है, पीबीडीडी है, जितना आपने पी&एल अकाउंट में जो चार्ज किए थे वो सब ऐड करोगे। डेप्रिसिएशन है, देखो डेप्रिसिएशन आप जब करते हो तो डेप्रिसिएशन का जनरल एंट्री क्या होता है? पहला तो डेप्रिसिएशन टू मशीन होता है, और फिर जब हम पीएल में ट्रांसफर करते हैं तो पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन करते है ना। तो हमारा ये इसमें कहीं कैश आया का डिप्रिसिएशन चार्ज करते समय? तो ये नॉन कैश आइटम है कि नहीं है? ये कैसा आइटम है? नॉन कैश आइटम है कि नहीं है? तो आप सबसे पहले जितना भी नॉन कैश आइटम है और जितना आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सारा ऐड करोगे। तो सब ऐड करना है। कौन कौन सा ऐड करना है? डेप्रिसिएशन, पीबीडीडी, बैड डेप्ट, इनटेंजिबल एसेट्स जो भी राइटअप होगा, जैसे गुडविल है ना, या कोई फिक्टिशियस एसेट्स जो राइटअप होगा, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, अंडरराइटिंग कमीशन। आपको 5 फिक्टिशियस एसेट्स है, आपको बताए हैं, याद है? 5 ठो फिक्टिशियस एसेट्स हैं। ठीक है, 5 फिक्टिशियस एसेट्स हैं। वो 5 फिक्टिशियस एसेट्स में आपको अराइज जो आपको मालूम होगा उसमें हम लोग लिखे हैं कौन कौन सा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑफ शेयर, अंडरराइटिंग कमीशन, है ना, यही सब है ना। तो उसको हमारा रहेगा तो राइटअप होगा तो लेस कर। तो राइटअप कैसे समझेंगे? मान लो ओपनिंग में मतलब प्रीवियस ईयर में आपका पीएल बैलेंस 40,000 है और अभी का डेट में कितना है? 15,000। तो 25,000 क्या हुआ? राइटअप हुआ। गुडविल पिछला साल में मान लो 25,000 था, अभी हो गया 15,000, तो 10,000 क्या हुआ? राइटअप हुआ। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा गुडविल राइटअप ही होगा, गुडविल रेज भी हो सकता है। मान लो ओपनिंग में गुडविल 25,000 था, अभी गुडविल कितना हो गया? 35,000, तो 10,000 से क्या होगा? बढ़ गया, तो रेज हो जाएगा। तो कोई भी फिक्टिशियस एसेट, कोई भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने अगर चार्ज कर रखा है तो प्रॉफिट आपका क्या हो गया? माइनस हो गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पाने के लिए उसको क्या करोगे? ऐड करोगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पाने के लिए क्या करोगे? ऐड करोगे। ठीक है, फिर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो आपका प्रॉफिट क्या हो गया? इंक्रीज हुआ है, तो हम लोग लेस कर देंगे। कौन कौन सा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ट्रेडिंग इनकम, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन जो आपका बिजनेस से रिलेटेड है वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई अदर कमीशन है तो अगर वो भी रिसीव्ड होगा तो उसको लेस करेंगे। ठीक है, और आप लेस क्या करोगे? कोई संपत्ति बेचने पे अगर आपका प्रॉफिट अराइज हुआ, क्या अराइज हुआ? प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को भी आप लेस करो। प्रॉफिट होने से आपका क्या होगा? पीएल बढ़ गया था, प्रॉफिट बढ़ गया था ना। हम जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो देखते होगे जब एडजस्टमेंट आता था ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, तो प्रॉफिट को हम लोग किधर लिखते थे? पी&एल अकाउंट के क्रेडिट में, और लॉस को किधर लिखते थे? डेबिट में। तो ये सब हमारा नॉन ऑपरेटिंग लॉस और नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो अगर नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो लेस करेंगे, और नॉन ऑपरेटिंग लॉस है तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और इसमें क्या चीज ऐड होता है मालूम है ना?
इंटरेस्ट ऑन लोन, फिनांस एक्सपेंसेस जितना, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये सब ऐड होगा। सबको क्या करोगे, ऐड करोगे। तो जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब जैसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, अब होता क्या है, कई सर या टीचर या स्कूल के मैम ये लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम जैसे सेपरेट निकालेंगे, ये लोग क्या करोगे, एक ही कॉलम में सब कुछ निकाल देगा। तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन क्या आप सेपरेट करोगे तो आपका सवाल करने में आसान होगा और कोई फ़र्क नहीं है। आप एक साथ भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर। अभी हम सवाल जब लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से करें। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहला स्टेप है निकालना, तो ये निकल जाएगा। तो समझ लीजिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आपने करेक्ट निकाल लिया, इसके बाद के स्टेप काफ़ी आसान है। इसके बाद क्या करना है, वर्किंग कैपिटल को लेना है। वर्किंग कैपिटल माने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज को ही तो वर्किंग कैपिटल कहते हैं। आप रेशियो में भी पढ़े होंगे, बी स्टडी में भी पढ़े होंगे। वर्किंग कैपिटल किसको कहते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो अगर कोई करंट एसेट्स इंक्रीज हुआ और करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हुआ, और इसका भी इफेक्ट आपका कैश फ्लो में पड़ेगा। तो हमारा बता दे रहे हैं, अगर डिक्रीज ऑफ करंट एसेट्स और इंक्रीज ऑफ करंट लायबिलिटी, ये आपका रुपया इनफ्लो होगा, और रुपया जब इनफ्लो होगा तो ऐड करोगे। अब बोलोगे सर कैसे करंट एसेट डिक्रीज होने से इनफ्लो हो रहा है रुपया, हम आपको समझा रहे हैं। सुनिए, आपको मान लो डेटर 40,000 का था ओपनिंग में, अभी का डेटर्स हो गया 35,000। इसका मतलब 5,000 रुपया आपने कलेक्शन किया होगा, है ना। रुपया क्या होगा, डेटर से वसूल किया होगा, तो रुपया आया होगा। इसलिए आपका रुपया आया होगा तो क्या होगा, इनफ्लो हुआ होगा, तो ऐड कर दिए। मान लो स्टॉक ओपनिंग में 1 लाख रुपया था, अभी आपका स्टॉक हो गया 70,000 का, तो स्टॉक 30,000 रुपये का क्या किए होंगे, बिक्री किए होंगे, तो रुपया आया होगा। या बोलोगे सर हम उधार में बेचेंगे, तब भी तो स्टॉक तो कहीं कन्वर्ट होगा ना रेवेन्यू इनकम के लिए। तो आपका कभी भी करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है तो रुपया क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। तो रुपया जब इनफ्लो होगा तो क्या होगा, ऐड करोगे। अब बोलो सर करंट लायबिलिटीज बढ़ने से रुपया कैसे इनफ्लो होगा, हम बता रहे हैं। मान लो मेरा क्रेडिटर था 40,000 का, अभी हम 1 लाख रुपया का क्रेडिटर्स हो गया, मतलब 60,000 का उधार में खरीदे। तो उधार में खरीदे तो मेरे पास तो स्टॉक तो बढ़ा, लेकिन हम उसको पेमेंट तो किए नहीं, तो कैश मेरा तो दिया गया नहीं, तो कैश मेरा तो बढ़ ही गया। कैश पेमेंट करेंगे तब ना घटेगा, लेकिन क्रेडिटर क्या हो गया, बढ़ गया, तो लायबिलिटीज बढ़ेगा तो मेरा भी इनफ्लो होगा, क्योंकि स्टॉक बढ़ गया लेकिन हम उसके अगेंस्ट पे पेमेंट नहीं किए। क्रेडिटर कब बढ़ता है, जब हम उधार में परचेज करते हैं। डेटर कब बढ़ता है, जब उधार में शोल्ड करोगे। तो हमारा क्रेडिटर अगर बढ़ रहा है तो हमारा उसको कैश तो पेमेंट किया नहीं, तो कैश मेरा जनरेट हुआ, कैसे, स्टॉक आके। तो हमारा रिजल्ट ये होगा कि अगर कोई करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होगा और करंट एसेट डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, याद रहेगा। इसका उल्टा पार्ट लेस होगा। इसका उल्टा पार्ट क्या होगा, लेस होगा। कौन सा, हाँ, एसेट्स, करंट एसेट्स बढ़ेगा और करंट लायबिलिटीज घटेगा। अब बोलोगे सर करंट एसेट्स बढ़ेगा तो क्यों रुपया, मतलब आपका लेस क्यों होगा। मान लो स्टॉक 40,000 का था, आज स्टॉक हो गया 55,000 का, तो 15,000 का खरीदोगे तो रुपया गया होगा, तो आउटफ्लो हो गया होगा रुपया, तो क्या करोगे, लेस करोगे। तो रुपया इन मतलब आया, फ्लो हुआ तो ऐड, और गया तो लेस। मान लो करंट लायबिलिटीज आपका 40,000 का था, आज उसको हम 8,000 रह गया, तो इसका मतलब 32,000 क्या किए, पेड किए, तो रुपया गया होगा। तो करंट लायबिलिटीज घट रहा, क्रेडिटर्स, मान लो क्रेडिटर घट रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, रुपया गया होगा, तो रुपया क्या होगा, लेस होगा। तो आपके जितना भी हम बात कह रहे हैं सब रूल बुक में लिखा हुआ है। इसके बाद होता है स्पेशल आइटम। कौन सा आइटम, स्पेशल आइटम। इनकम टैक्स अगर पेड करोगे, क्या पेड करोगे, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का सैलरी में नहीं लोगे, उसको अलग से दिखाओगे। अगर इनकम टैक्स पेड करोगे तो रुपया क्या होगा, जाएगा, तो भी क्या होगा, लेस होगा। तो जो पहला पार्ट हम क्या बताएं, सबसे पहले निकालेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंप्लीट हुआ। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा उसके साथ ऐड करेंगे डिक्रीज ऑफ करंट एसेट्स, इंक्रीज ऑफ करंट लायबिलिटीज। लेस करेंगे इंक्रीज ऑफ करंट एसेट्स और डिक्रीज ऑफ करंट लायबिलिटीज, लेस करेंगे। तो कई बच्चा लोग ऐड कर जगह पे ना ये साइन लगा देता है और लेस की जगह पे ये साइन लगा देता है। तो आप साइन नहीं लगाइए, बाकायदे लिखिएगा ऐड और लेस, ठीक है ना। इंक्रीज का एरो मार देता है ऊपर और डिक्रीज का एरो मार देता है नीचे। तो इस तरह से काम करेंगे तो गलत होगा।
एरो नहीं लगाना है, आपको लिखना है AWS। अब ये पहला पार्ट हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर मेरा सवाल यहीं तक पूछा तो यहीं तक करेंगे। अब ये भी आपको ये ध्यान रखना होगा, सर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज होता क्या है, आपको रेशियो में भी पढ़ो, पहले भी पढ़ो। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल। स्टॉक का नाम हो गया इन्वेंट्री, है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेज, एक्रूड इनकम। करंट लायबिलिटीज में क्या आता है, क्रेडिटर्स, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, अनएक्रूड इनकम, ये सब क्या है। अब बोलो सर कैश और बैंक, कैश और बैंक भी आपका करंट एसेट्स का पार्ट है, बट इसका यूज हम फर्स्ट टाइम नहीं करेंगे, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इसका नहीं करेंगे, इसका लास्ट में यूज होगा जब हमारा फाइनली जब हम बनाएंगे ना सवाल उसमें यूज होगा, मतलब इसके अंदर यूज नहीं करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट। पहला पॉइंट तो हो गया, कैश और बैंक को छोड़ देंगे कहाँ पे, ऑपरेटिंग में उसको नहीं लेंगे, उसको हम लास्ट में यूज करेंगे जब हमारा फाइनल जब स्टेप आएगा उसमें यूज होगा, यहाँ पे यूज नहीं होगा। इसके बाद आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपको फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर लेना है, और वो भी कौन सा फिक्स्ड एसेट, टेंजेबल फिक्स्ड एसेट, जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, जिसको आप देख सकते हो, स्पर्श कर सकते हो, वो टेंजेबल होता है। क्या होता है, टेंजेबल। तो अगर आपका फिक्स्ड एसेट्स आपका टेंजेबल के रूप में अगर उसको आप परचेज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो रुपया जाएगा, क्या आएगा, जाएगा। तो जब रुपया जाएगा तो क्या करेंगे, आउटफ्लो का माइनस करेंगे। और जब सोल्ड करोगे, कोई फिक्स्ड एसेट्स खराब हो गया तो उसको क्या करोगे, सोल्ड करोगे, तो रुपया आएगा, इनफ्लो होगा तो क्या करोगे, ऐड करोगे। तो यहाँ पर आपको ऐड क्या करना है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और लेस में क्या करना है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या होगा, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर ऐड होगा। और ऐड होगा, आपने अगर कहीं पर रुपया इन्वेस्टमेंट किया था, क्या किया था, इन्वेस्टमेंट किया था, तो वहाँ से आपको डिविडेंड मिल रहा होगा, वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल रहा होगा, वो भी आपका इनफ्लो है। जैसे मान लो टाटा मोटर्स लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज का 2 लाख रुपया का डिवेंचर खरीद रखा है, क्या खरीद रखा है, तो डिवेंचर उसके लिए लोन है, किसके लिए, रिलायंस के लिए, लेकिन टाटा मोटर्स के लिए क्या इन्वेस्टमेंट है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है, जो इंटरेस्ट पेड कर रहा है, उनके लिए खर्चा होगा, किसके लिए, रिलायंस के लिए, लेकिन टाटा मोटर्स लिमिटेड के लिए क्या होगा, इनकम होगा। तो इनकम होगा तो रुपया आया होगा, तो ऐड करेंगे। तो केवल सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऐड नहीं होगा, उसके साथ इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कम जो भी रिसीव्ड है वो आपका ऐड होगा। लेस का होगा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब एक मन में चल रहा होगा कि सर हम इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड करेंगे तो क्या होगा, लेस होगा। नहीं, यहाँ पर लेस नहीं होगा, उसका फिनांस एक्टिविटीज में आएगा। किस में आएगा, फिनांस में। देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगा एक्सपेंसेस लॉस को लेकर के, इन्वेस्टिंग हुआ फिक्स्ड एसेट्स को लेकर का, और फिनांस होगा सिर्फ कैपिटल से लेकर के। कौन सा, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। आपको याद होगा शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर में, है ना, ये आता है, उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है, इक्विटी शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है, डिवेंचर होता है लोन के रूप में, है ना, लोन कैपिटल भी होता है, बोरोड कैपिटल इसी को बोलते हैं। बोरोइंग कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, लोन आता है, डिवेंचर आता है, पब्लिक डिपॉजिट आता है। आप लोग BSTD में पढ़े होंगे, बोरोड कैपिटल पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हो आप लोग, सोर्स ऑफ फिनांस चैप्टर का नाम होगा, क्लास 11 में, है ना। अगर आप मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल ओपनिंग में 4 लाख रुपया का था, और अभी इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया 6 लाख रुपया का, तो 2 लाख रुपया का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो 2 लाख कैपिटल इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मार्केट में न्यू शेयर इशू किए होंगे। क्या किए होंगे, तो अगर कोई मार्केट में न्यू शेयर कंपनी इशू किया होगा तो रुपया आया होगा कि गया होगा, आया होगा। आया होगा तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और रुपया अगर जाएगा कब, जब हमारा शेयर कैपिटल का रिडम्पशन करेंगे, माने पेमेंट करेंगे। जैसे मान लो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओपनिंग में 40,000 का था, अभी क्लोजिंग में 10,000 हो गया, इससे वाला 30,000 का हम क्या किए, रिडीम किए। जब हम रिडीम करेंगे तो क्या करेंगे, लेस करेंगे, और जब इशू करेंगे तो रुपया आएगा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ध्यान रखना, फिनांस एक्टिविटीज में सिर्फ शेयर कैपिटल, लोन कैपिटल, माने बोरोइंग कैपिटल पर ध्यान देना है। किस पे देना है, शेयर कैपिटल और बोरोइंग कैपिटल। अगर आप कैपिटल इशू कर रहे हो, चाहे इक्विटी शेयर इशू करो, चाहे प्रेफरेंस शेयर इशू करो, या लोन इशू करो, या डिवेंचर इशू करो, या लोन टेकन करो, तो रुपया आएगा, क्या करोगे, ऐड करोगे। और लेस क्या करोगे, उल्टा पार्ट। मान लो रिडम्पशन कर रहे हो
प्रेप्सर का लोन को रिपेमेंट कर रहे हो तब क्या होगा, रुपया जाएगा, लेस होगा। और क्या लेस होगा, आप लोन तो पेड कर रहे हो, उसका इंटरेस्ट भी तो पेड करते होगे, इंटरेस्ट पेड करो तो भी लेस होगा, डिविडेंड पेड करोगे तो भी लेस होगा। फाइनली आपका प्रपोज डिविडेंड रहेगा तो उसका तो अलग एक लेजर खोलेंगे। तो ये सब लेस करने के बाद एक्टिविटीज अलग से आएगा। तो 3 एक्टिविटीज हुआ, पहला कौन सा हुआ, ऑपरेटिंग, दूसरा कौन हुआ, इन्वेस्टिंग, और तीसरा कौन हुआ, फिनांस। जब तीनों एक्टिविटीज़ को जोड़ोगे ना तो जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं नेट रिजल्ट। क्या बोलेंगे, नेट रिजल्ट। अब जब नेट रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश और बैंक। क्या ऐड करोगे, ओपनिंग कैश और बैंक। तो आपका जो क्लोजिंग कैश और बैंक है उसके बराबर आ जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, क्लोजिंग कैश और बैंक के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैश और बैंक के बराबर। जब ये क्लोजिंग कैश और बैंक के बराबर आ जाएगा तो समझ लीजिएगा आपने जो सवाल बनाया है वो करेक्ट होगा। ये दिल का सांत्वना देने के लिए, गलत होने पर भी क्लोजिंग कैश और बैंक मिलाता है बच्चा लोग बोलता है हमारा मिल गया हम खुश हैं। नहीं, गलत करने पर भी मिल सकता है। डबल एंट्री सिस्टम का डिमेरिट पॉइंट ही है। आप लोग कभी कभी फाइनल अकाउंट का बैलेंस शीट आपको मैच करता तब आप खुश हो जाते होंगे कि मेरा बैलेंस शीट मैच करके हम सही बना लिए। नहीं, गलत बनाने पर भी आपको बैलेंस शीट मैच करता है। उसी तरह से आपका कैश फ्लो गलत भी बनाएगा, कॉन्सेप्शनल करेक्ट नहीं रहेगा तो आपको क्या हो जाएगा, आपको कैश फ्लो मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुश हो जाएंगे। अब आपको एक तो टेक्निकल पॉइंट बताते हैं। जब ES3 नहीं था तो बैंक ओवरड्राफ्ट, आपको मालूम होगा बैंक ओवरड्राफ्ट एक शब्द आता होगा। अरे 11 से पढ़ रहे हैं तो बैंक ओवरड्राफ्ट फर्स्ट टाइम थोड़े सुन रहे हो, पहले भी सुने होंगे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग करंट लायबिलिटीज के पार्ट में लेते थे, ठीक है। लेकिन पिछला साल मतलब 2020 में ये पहले प्रोफेशनल कोर्स में चेंजेस हुआ था, लेकिन WB में चेंजेस नहीं आया था। कोविड का टाइम का बात बता रहे हैं। अब क्या किया है, बैंक ओवरड्राफ्ट को करंट लायबिलिटीज में नहीं लेना होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट को आपको फिनांस एक्टिविटीज में लेना होगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको वही चीज़ करना है। आपको बहुत सारा सॉल्यूशन बुक मिलेंगे जिसमें बैंक ओवरड्राफ्ट को लोग करंट लायबिलिटी से ट्रीट किया होगा। आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट को कहाँ लोगे, फिनांस एक्टिविटीज में। और सर बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या होगा, मान लो बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग में 1 लाख का था, अभी आपका बैंक ओवरड्राफ्ट 1.5 लाख हो गया, मैंने 50 और बैंक ओडी बढ़ गया तो आपको रुपया आया होगा, ऐड हो गया होगा। और अगर यदि उल्टा आप सोचो, आपको ओपनिंग में 1 लाख का था और अभी 40,000 रह गया, इसका मतलब 60,000 पेमेंट हो गया तो रुपया गया होगा, आउटफ्लो तो लेस करोगे। तो पहले बैंक ओवरड्राफ्ट को करंट लायबिलिटीज के हेड्स में उसको ट्रीट किया जाता था, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाता था। अब बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग कहाँ पर लेंगे, हम लोग फिनांस एक्टिविटीज में लेंगे। किस जगह पे लेंगे, और कई लोग तो बैंक ओवरड्राफ्ट का करंट लायबिलिटीज में नहीं लेता था, तो हम जो बताए ना आपको ओपनिंग कैश ओपनिंग बैंक ऐड करेंगे तो ओपनिंग बैंक पॉजिटिव तो ऐड होगा और बैंक ओडी नेगेटिव है तो लेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी ले लेता था, जैसे ओपनिंग कैश बैंक जोड़ते हैं तो क्लोजिंग कैश बैंक के बराबर होगा, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को भी लास्ट में ले लेता था। अगर वहाँ नहीं लिए तो लास्ट में ले। लेकिन अब स्ट्रिक्टली मना किया है कि बैंक ओवरड्राफ्ट को आपको कहाँ लेना है, फिनांस एक्टिविटीज में लेना है। किस जगह पे लेना है, फिनांस एक्टिविटीज में लेना है। तो आप अगर कोई पुराना किताब अगर होगा उसमें कोई सॉल्यूशन अगर बैंक ओवरड्राफ्ट को किया होगा उल्टा पुल्टा तो आप उस पर ध्यान मत रखिएगा, या पुराने मेथड से सॉल्व किया होगा तो उसको ऊपर ध्यान नहीं देना है। अब आपको क्या ध्यान देना है, बैंक ओवरड्राफ्ट को कहाँ लेना है, फिनांस एक्टिविटीज में लेना है। ये चेंजेज है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कई मैम स्कूल में या कई टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उन लोग हो सकता है कि उनको अभी ये चेंजेस के बारे में नहीं पता। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लास में झंडा खड़ा कर देंगे, मैम हमको आता है। आप उनको ईगोइस्ट मत करिएगा, कहीं कि 20 नंबर उनके हाथ में है, ठीक है ना। नहीं ज़्यादा ईगोइस्ट करिएगा तो आपको 20 नंबर में दे देगा। 365 दिन में से 364 दिन आपका होगा, 1 दिन मैम का होगा, उस दिन समझा देगा कि हम क्या है। 365 डेज इन ईयर, 364 डेज स्टूडेंट्स का होगा, 1 दिन तो मैम या टीचर का होगा जिस दिन आपको प्रोजेक्ट सबमिट करेगा उस दिन आपको समझा देगा। इसलिए आपको पंगा नहीं लेना है, ठीक है ना। जल में रह करके मगरमच्छ से बैर नहीं, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा, अगर कोई मैम नया चीज़ पढ़ाएंगे या टीचर नया चीज़ पढ़ाएंगे, आपको वहाँ यहाँ जो बताया जरा उससे अगर मैच नहीं करेगा तो आप हमसे बोलिएगा, हम आपको समझा देंगे, बट वहाँ पर झंडा नहीं उठाएंगे, ठीक है। तो हम एक पहला सवाल लेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो हम लास्ट टाइम पढ़ाए थे, फिर हम पढ़ाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फिर हम पढ़ाएंगे फिनांस एक्टिविटीज। हम तीनों सवाल का बारी बारी से समझाएंगे, आप लोग मेरे साथ नोट करिएगा, ठीक है।
अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड करेंगे तो रुपया इनफ्लो होगा, ऐड होगा, और अगर यदि हम परचेज करेंगे रुपया जाएगा तो क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 52 पेज नंबर 367, कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे दो तो डेट दिया है, 31 मार्च 19 और 31 मार्च 20। तो जो 19 है 31 मार्च ओपनिंग हो गया और 20 है वो क्लोजिंग हो गया। तो इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में 8 लाख है, क्लोजिंग में 18 लाख है। इस वक्त 10 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट क्या किया होगा, खरीदा होगा, तभी तो भला है ना, तो परचेज किया होगा। 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 5 लाख है, अभी 1.5 लाख हो गया। इसका मतलब ये बेचा होगा इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को 5 लाख का चीज 1.5 लाख हो गया, इसका मतलब 3.5 लाख रुपये का क्या किया होगा, बेचा होगा। प्लांट मशीनरी 4 लाख का था, 6 लाख हो गया, 2 लाख रुपया का बेचा होगा। गुडविल 40,000 से 1,20,000 हो गया, तो गुडविल रेज हुआ। तो ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जब हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाएंगे ना, उसमें क्या करेंगे, लेस करेंगे। अब यहाँ लिखा अदर इन्फॉर्मेशन में 9% डिविडेंड वाज रिसीव फ्रॉम एक्साइड लिमिटेड। हमको एक्साइड लिमिटेड से हमको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, ऐसे डिविडेंड रिसीव्ड हुआ 9%। अब आपको देखो यहाँ पर एक्साइड लिमिटेड में रुपया शुरू में कितना था, 8 लाख, अभी कितना हो गया, 18 लाख। अब 9% किस पे कैलकुलेट होगा, ओपनिंग में होगा या क्लोजिंग में होगा, ये स्टूडेंट के लिए कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हमेशा डिविडेंड कैलकुलेशन करेंगे ओपनिंग पे, किस पे करेंगे, ओपनिंग पे। अज्यूम करेंगे कि जो न्यू इन्वेस्टमेंट हम किए होंगे पैसा 10 लाख रुपया का, एंड ऑफ द क्लोजिंग पीरियड कब किए होंगे, इसलिए जो भी डिविडेंड का कैलकुलेशन होगा, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, ओपनिंग वाला पे होगा, किस पे होगा, ओपनिंग वाला पे, याद रखिएगा। हाँ, अगर डेट दे देगा, जैसे ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट 8 लाख है और क्लोजिंग में 18 लाख है, और बोल दिया कि न्यू इन्वेस्टमेंट परचेज किया आपका 1 सितंबर को, कब किया, 1 सितंबर को। अब जरा सोचो, ओपनिंग वाला पे साल भर करेंगे और अकाउंट बना रहे मार्च को, तो 1 सितंबर से मार्च तक कितना महीना हो गया, 7 महीना हो गया ना। और 1 सितंबर से 31 मार्च को 7 मंथ हो गया। तो जहाँ पे पीरियड दे देगा वहाँ पर पीरियड के अनुसार निकालेंगे, जहाँ पे पीरियड नहीं देगा वहाँ पर आपको अजम्पशन कर लोगे कि जो न्यू इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया होगा या परचेज किया होगा या कोई भी डिवेंचर इशूड किया होगा या रिडम्पशन किया होगा, हमेशा एंडिंग में किया होगा। कब किया होगा, तो जब भी डिविडेंड निकालने के बारी आएगा, परसेंटेज दिया रहेगा तो, या इंटरेस्ट निकालने के बारी आएगा तो हमेशा किस पे निकालोगे, ओपनिंग पे। और अगर आपको कंफ्यूज हो रहे हैं या लगता है कि हमारा मार्क्स में कोई फर्क पड़ेगा, तो आप एक नोट दे देना, न्यू इन्वेस्टमेंट परचेज एट एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, बस खत्म हो गया कहानी, ठीक है ना, ओके। तो हम चलते हैं, एक सवाल करते हैं। और एक और चीज़ है, एक मशीन था 50,000 का कॉस्ट है, उसके अगेंस्ट पे डिप्रिसिएशन है 15 लाख। हमको लगता है ये गलत प्रिंट है, ठीक है ना। 50,000 का इन्वेस्ट कोई चीज़ है, उसको बिक्री किया कितना रुपया में, 40,000 में। तो 40,000 जो मेरा आया, ये मेरा क्या आ गया, सोल्ड आ गया। और हमको लग रहा है कि डिप्रिसिएशन जो 15 लाख है ना, ये हमको लग रहा है 15,000 होगा। कितना होगा, 15,000 होगा, ठीक है। ये 15 लाख का जगह पर हमको कितना होना चाहिए, 15,000, ठीक है। इतना बड़ा थोड़ी फिगर होगा कि 50,000 का संपत्ति है, उसका अगेंस्ट 15 लाख का डिप्रिसिएशन होगा, संभव है। जबकि इसका रियल एसेट्स जो है मशीन का 4 लाख और 6 लाख है, ठीक है ना। तो हमने एक मशीन अकाउंट खोलेंगे, सवाल बनाने से पहले क्या खोलेंगे, मशीन अकाउंट। बोले सर आप क्यों खोलने जा रहे हो मशीन अकाउंट, पागल उगल हो गए। देखिए हम आपको बता रहे हैं, मशीन का सोल्ड पता है, हो सकता है इसका मिसिंग फिगर परचेज निकल जाए। अगर मशीन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया होता तो सिंपल समझ से 4 लाख का ओपनिंग में मशीन था, 6 लाख रुपया क्लोजिंग में मशीन हो गया, 2 लाख रुपया का परचेज हो गया, तो हम लेजर नहीं खोलते। लेकिन जब भी कोई एसेट्स के ऊपर या किसी भी पर्टिकुलर एडजस्टमेंट दिया रहेगा ना, उसके ऊपर लेजर खोल लीजिएगा। क्या खोल लीजिएगा, उससे आपको क्या निकलेगा, मिसिंग फिगर। और बोले सर मशीन अकाउंट क्या बहुत टफ है, बिल्कुल टफ नहीं सर। क्लास 11 में आपको डिप्रिसिएशन पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे। तो आप पढ़े होंगे तो आपको पूरा डिप्रिसिएशन वाला ही पार्ट है। आप ओपनिंग मशीन को डेबिट में लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग वाला को क्रेडिट में लिखोगे। अब बोले सर मशीन को टू बैलेंस बीडी क्यों लिख रहे हो, मशीन तो एसेट्स है, ऐसे डेबिट नेचर का, इसे टू बैलेंस बीडी ओपनिंग में, क्लोजिंग में क्रेडिट में डालेंगे। परचेज होगा तो एंट्री क्या होता है, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो डेबिट में लेकर टू बैंक। अब बेचेंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो क्रेडिट
बाई बैंक सोल्ड का टाइम है। तो हमारा यहाँ पर एक मोटिव होगा एक छोटा सा लेजर खोलना। कौन सा? लेजर खोलना। तो चलो हम सवाल खोल करते हैं। पहले हम एक लेजर खोलते हैं छोटा सा। 52 पेज नंबर कितना है? जी 367 है सर। आइए हम सबसे पहले खोलते हैं प्लांट एंड मशीन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? या मशीनरी अकाउंट? कोई गलत है? देखिए आप लोग बहुत अच्छे हैं, बात करते हैं तो ठीक नहीं लगता है। आप लोग बात मत करिए, समझिए। टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग में मशीन कितना दिया है? 4 लाख पक्का। और क्लोजिंग में कितना दिया है? 6 लाख ना। और यहां लिखेंगे बाई बैंक। एक मशीन को बेचे हो ना, सोल्ड किए हो कि नहीं किए हो? कितना रुपये में बेचे हो? 40,000। और उस मशीन को बेचने में लॉस आया कि प्रॉफिट आया? लॉस आया। कैसे समझे? देखिए आपका मशीन का कॉस्ट कितना रुपया है? ध्यान से समझिएगा। कॉस्ट कितना रुपया का था? 50,000। उसके अगेंस्ट में डिप्रिसिएशन कितना है? 15,000। और 1.5 लाख नहीं है, 15,000 है। कितना है? तो 50 से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 35,000 नेट वैल्यू है। और बेचा कितना में गया है? तो आपका प्रॉफिट आ गया ना जी। 5,000 का क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया कि लॉस आ गया? अगर लॉस होता तो यहाँ लिखते बाई पीएल, प्रॉफिट आ गया तो क्या लिखेंगे? 2 PL। तो यहाँ लिखेंगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ऑन सेल। कितना का प्रॉफिट आया? 5,000। और टोटल मशीन के ऊपर डिप्रिसिएशन दे रखा ड्यूरिंग द ईयर का कितना दिया? 55,000 दिया ना है। टोटल मशीन का डिप्रिसिएशन कितना दिया है? तो यहाँ पर लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन। आप लोग लिखते थे कि नहीं क्रेडिट में डिप्रिसिएशन? कितना रुपया लिखेंगे? 55,000। ठीक है। अब इधर का क्रेडिट का टोटल करो। 6,95,000, हिंदी में 6,95,000। ठीक है। यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर न्यू परचेज। आपने नया कितना रुपया का परचेज किया? ये आपका मिसिंग है, ये निकल गया आपका। तो 6,95,000 में 4,05,000 माइनस कर लो, कितना बचेगा? 2 लाख। पक्का बोल रहे हैं आप लोग? झूठ बोले कौआ काटे। 2 लाख। ठीक है। ओके। अच्छा, इसका खोलने का मेन रीजन क्या था? परचेज निकालने के लिए। अगर ये परचेज दिया रहता तो हम इसको निकालते हैं, या ऐसे समझ में आ जाता। कैसे समझ में आता? ओपनिंग में 4 लाख है तो क्लोजिंग में 6 लाख है तो 2 लाख का परचेज आ जाता। या ऐसे होता ओपनिंग में 6 लाख है और क्लोजिंग में 5 लाख हो गया तो इसका मतलब 1 लाख का बिक्री हो गया होता। लेकिन जब एडजस्टमेंट दिया रहेगा तो आप सम्स बनाने के पहले जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसका एक लेजर खोल दोगे। क्या कर दोगे? खोल दो। अब निकालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या निकालते हैं? यहाँ लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओनली इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले ऐड में आएगा
सेल ऑफ मशीन, कितना रुपया बेचा मशीन को? सेल ऑफ मशीन कितना बेचा? 40,000। फिर है सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म 12% इन्वेस्टमेंट, देखिए आपको सेल कैसे पता चला? 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओपनिंग में कितना रुपया का था? 5 लाख, और क्लोजिंग में कितना हो गया? इसका मतलब आपने कितना का बिक्री किया? 3,50,000 का बिक्री किया। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ऐड करेंगे। रुपया आया कि गया? आपका इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में 5 लाख का था, अभी इन्वेस्टमेंट हो गया 1.5 लाख रुपया का, तो 3,50,000 का आपका क्या किए होंगे? बेचे होंगे। तो रुपया गया होगा, इसलिए हम क्या किए? ऐड किए। कोई दिक्कत? बस समझिए। और कुछ ऐड में है, बोलिए। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन, डिविडेंड रिसीव्ड है ना, फ्रॉम एक्साइड लिमिटेड। किससे? कितना परसेंट बोला निकालने के लिए? 9% बोला है ना। तो देखिए आपका 8 लाख का 9% कितना होगा? 8 लाख का 9% कितना होगा? बोलो। 72,000। और एक और इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड होगा, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बात को समझिए। आपको जो एक्साइड इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ एक्साइड लिमिटेड, उसमें आपको रेट नहीं दिया था, तो नीचे रेट दिया था। इसमें ऑलरेडी 12% दे दिया है, लेकिन इसमें बोला नहीं कि डिविडेंड मिला है कि नहीं मिला है। तो आपको समझना पड़ा मिला है, क्योंकि रेट मालूम है, आपका ब्याज रेट मालूम है, इंटरेस्ट रेट मालूम है, प्रिंसिपल मालूम है, तो आपका डिविडेंड नहीं निकाल पाओगे, निकाल नहीं पाओगे। इंटरेस्ट हो या डिविडेंड हो, अगर रेट मालूम होगा, टाइम मालूम है, प्रिंसिपल मालूम है, मूलधन मालूम है, तो आप निकाल नहीं पाओगे। आपका देखिए एक्साइड लिमिटेड के आगे कोई 9%, 10%, 12% कुछ नहीं बोला था। इसे नीचे एडजस्टमेंट बोल दिया कि 9% चार्ज करो, लेकिन यहाँ पर 12% बोला हुआ है, उसके बारे में एडजस्टमेंट में नहीं बोला है। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना, उसका भी डिविडेंड तो मिला होगा। तो इन्वेस्टमेंट कितना पे निकालेंगे? 5 लाख पे निकालेंगे, और रेट कितना परसेंट है? 12%। और हम क्यों ओपनिंग पे निकाल रहे बता दिए ना। उसका मेन रीजन है कि अगर कोई डेट नहीं दिया है, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि इन्वेस्टमेंट का जो परचेज जो सेल किया होगा, कब किया होगा? एंड में किया होगा। कब किया होगा? एंड में होगा। तो 5 लाख का 12% कितना आएगा? 60,000। और एड में और कुछ नहीं है, एड में और कुछ नहीं है। तो आपने क्या देखा? एसेट्स को सोल्ड किया, वो ऐड किए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बेचा, वो भी ऐड किए। डिविडेंड रिसिप्ट एक्साइड लिमिटेड से, वो भी ऐड किए। डिविडेंड रिसिप्ट के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से, वो भी ऐड किए। तो जो ऐड वाला पार्ट है हमने कंप्लीट कर दिया। अब इसको जोड़ो तो कितना आएगा? ऐड करिए। 450 और 72, 450 और 72 कितना हो गया? 522 ना। वेरी सिंपल, 5,22,000 लेस करोगे, परचेज ऑफ मशीन है ना, परचेज ऑफ मशीन है ना। कितना रुपए का मशीन परचेज किया गया है? 2,90,000 का। क्या जी सही है? हैं? 2,90,000 का। और तो कुछ है नहीं। अच्छा, गुडविल एट कॉस्ट रहता, ध्यान रखिएगा, गुडविल एट कॉस्ट रहता ना, तो हम खरीदते। लेकिन यहाँ पर ओपनिंग में गुडविल 40 है ना,
और क्लोजिंग गुडविल कितना 1,20,000 है। तो गुडविल जो है हम इसको खरीदे नहीं होगा, ये रेज किया होगा। क्या होगा? रेज। ठीक है ना, हम आपको बताया था ना कि दो तरह का गुडविल होता है, एट परचेज नेचर, एट रिवैल्यूड नेचर। तो ये रिवैल्यूड नेचर है। परचेज नेचर के लिए वहाँ पर लिखा रहेगा एट कॉस्ट। क्या लिखा रहेगा? अगर एट कॉस्ट लिखा रहेगा तो समझिए आप खरीदे हो, तो खरीदो तो आप क्या करोगे? ऐड करोगे, सॉरी रुपया गया होगा तो लेस करोगे। लेकिन ये रिवैल्यूड गुडविल है, इसलिए हम यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इसका कोई काम नहीं होगा। उसका काम होगा कहाँ पे होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालोगे तो वहाँ काम आएगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं आएगा। तो लेस में एक ही चीज़ है, 2,90,000 माइनस करो, कितना आएगा? 2,32,000। ये जो आया मेरा ना, इसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या बोलेंगे? ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसको नोट कर लो। हाँ हाँ बोलो। हाँ एक मिनट, हल्ला मत करो। हाँ बोलो। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको दो को ईयर दिया है, 20 और 21। तो जो 20 है ओपनिंग है और 21 जो है वो क्लोजिंग है। डेटर्स है, प्रीपेड एक्सपेंस है, एक्रूड इनकम है, बिल रिसीवेबल है। आपका एसेट्स है, लायबिलिटीज ओपनिंग है, क्लोजिंग दोनों यहाँ पे दे रखा है। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द 2019 1 लाख, 1 लाख रुपये आपका प्रॉफिट दे दिया। एक जो दिया है ना आपका 1 लाख रुपया, ये 20 जो दिया है और ये 19 दिया है। तो हम सोचे थे 20 और 21 होगा, लेकिन 20 पहले है 19 बाद में है। तो 19 जो दिया है वो ओपनिंग हो गया और 20 जो दिया है क्लोजिंग हो गया। और प्रॉफिट ड्यूरिंग द 1 लाख रुपया दे रखा है, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे हम अभी आपको सवाल समझा रहे थे तो उसे बताया था ना, प्रॉफिट ड्यूरिंग ईयर कैसे निकालोगे? क्लोजिंग ईयर का प्रॉफिट माइनस ओपनिंग ईयर का प्रॉफिट निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है, पेटेंट अमोर्टाइजेशन है, डिप्रिसिएशन चार्ज है। ठीक है ना, यही ना सवाल है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टेड पीएल। फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। यहां लिखेंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। क्या लिखेंगे आप? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना दे रखा है? 1 लाख ना दे रखा है ना आप लोग को? 1 लाख। ऐड करोगे नॉन कैश आइटम एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें सबसे पहले है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। क्या है? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। कितना रुपया है? 900 है बेटा। और पेटेंट अमोर्टाइजेशन
पेटेंट अमोर्टाइजेशन कितना रुपया है? 3000। और क्या बेटा? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना रुपया है? और कुछ है? टोटल हो गया 6800। ये रिजल्ट आएगा 1,06,800 आएगा ना। लेस करोगे उसका उल्टा पार्ट में क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट है? 2000। और सेकंड और कोई एंट्री है? नहीं है। तो एक ही आइटम है 2000, और ये 2000 लेस करेंगे तो आएगा 1,04,800। ये जो रिजल्ट आया इसको हम लोग बोलेंगे देयरफॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? आपको कैसा लगा? ये समझ में आया आप लोग को? आप लोग सर क्या इसको लर्न करना पड़ेगा? नहीं सर, आप सवाल बनाओगे ना आपको याद हो जाएगा। और ऐसे मेरा रूल बुक में दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा रूल बुक में स्टेटमेंट मेथड नहीं दिया हुआ है, आपको वहाँ पे दिया हुआ है आप ये अकाउंटिंग सिस्टम से। तो जो डेबिट में आइटम लिखा हुआ है ना वो सब ऐड होगा, और जो क्रेडिट में आइटम दिया होगा वो लेस होगा। मेरा रूल बुक लाएँ आप लोग को ही, देखिए हम आपको दिखा देते हैं, 1 मिनट। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ना, ये जो फॉर्मेट दिया क्या क्या ऐड होगा क्या क्या लेस होगा, ये तो कैश फ्लो के बारे में है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से दिया हुआ है, बट वो स्टेटमेंट मेथड नहीं है, अकाउंटिंग मेथड से है, ठीक है ना। लेकिन ये पुराना रूल बुक है, इसलिए इस पर अभी तक चेंजेस नहीं आया, हम इस बार चेंजेस करेंगे इसमें। तो ये जो आइटम डेबिट में देख रहे हो ना वो सबका सब ऐड होगा, और जो आइटम क्रेडिट में दे रख रहे हो वो सबका सब क्या होगा? लेस होगा। तो आपके स्टेटमेंट में कोई ज़्यादा तंग होने की चीज़ नहीं है। जो डेबिट में जो आइटम लिखा हुआ सोचना है कि हमको ऐड करना ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते वक्त, और जो क्रेडिट पे आइटम दिया उसको लेस करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते वक्त, बस। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, इसके लिए आपको ज़्यादा। और ये पूरा जो कंप्लीट जो देख रहे हो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का तीनों एक्टिविटीज़ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी है, इन्वेस्टिंग भी है और फिनांस भी है, तीनों के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम जब बड़ा सवाल बनाएंगे तो इसको पूरा फॉर्मेट टीच करेंगे, लेकिन अभी हम क्या बना रहे हैं? सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना रहे हैं, इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ही बारे में हम सोच रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर हम ध्यान देंगे, ठीक है। आइए इन द बुक ऑफ, क्या नाम दिया? कुछ दिया है? इन द बुक ऑफ किसी का नाम नहीं दिया है? डॉट 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 कैश फ्लो स्टेटमेंट ओनली फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कौन सा एक्टिविटीज? फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2020। तो सबसे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बात नहीं करेंगे प्लीज, बात नहीं करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पहला पार्ट। इसमें सबसे पहले लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या लिखोगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज पर एडजस्टेड स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ठीक है, कितना रुपया निकाले बेटा? 1,04,800 निकाले हो ना। अब यहाँ ऐड करेंगे, देखो ऐड डिक्रीज ऑफ करंट एसेट्स एंड इंक्रीज ऑफ करंट लायबिलिटीज।
हैं 46 से 42 हो गया, घट गया ना, तो डेटर्स आपका घटा, तो डेटर्स को माइनस ऐड करेंगे, कितना रुपये घट गया 4000, यह ना है। फिर है आपका प्रीपेड, ओपनिंग में कितना है 2000, सॉरी 2700, क्लोजिंग में 2000, तो ये भी क्या हो गया घट गया, कितना रुपये से। इसके बाद है एक्रूड इनकम, आपका 1200 था 1500 हो गया ना, 1200 से क्या हो गया 1500 हो गया, बढ़ गया, तो क्या होगा लेस में आएगा। बिल रिसीव क्या हो गया आपका, वो भी इंक्रीज किया, ये भी लेस में आएगा। रिसिप्ड इन एडवांस आपका 1000 था 800 हो गया, तो रिसिप्ड इन एडवांस मेरा क्या है लाइबिलिटीज है ना, तो लाइबिलिटीज क्या हो गया 19 में 1000 था, अभी 800 हो गया, तो डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज हो गया तो क्या करेंगे लेस करेंगे। बिल पेबल 11 की जगह पे 13 हो गया, तो बढ़ गया, तो करेंट लाइबिलिटीज बढ़ रहा है ना, कितना रुपये से बढ़ रहा है 2000 से, तो बिल पेबल आपका बढ़ गया, कितना रुपये से बढ़ गया। और कुछ है क्या देखो, और क्रेडिटर्स आपका देखो 28 से 26 लेस होगा, ये घट गया था। और आउटस्टैंडिंग बढ़ गया, कितना रुपये से बढ़ गया 2000। आउट एक्सपेंसेस बढ़ गया, कितना रुपये से 2000 से। तो हमारा जो एसेट्स करंट एसेट डिक्रीज हुआ था और जो करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ था, उनका इफेक्ट हम यहाँ पे डाल दिए। अब ये रिजल्ट कितना आएगा 8700, कितना आएगा 8700, ठीक है। अब इसके साथ ऐड करेंगे तो आएगा 1,13,500 आएगा ना। आप लोग एक बार ऐड करके देख लो, एक बार ऐड करके देख लो, हो सकता हम गलत भी हो। लेस में आएगा, लेस में आएगा। इसका उल्टा पार्ट इंक्रीज ऑफ करंट एसेट्स एंड डिक्रीज ऑफ करंट लायबिलिटीज है ना, है तो डिक्रीज ऑफ करंट एसेट्स। तो एक्रूड इनकम देखिए, सॉरी इंक्रीज ऑफ करंट एसेट्स, तो एक्रूड इनकम आपका इंक्रीज हुआ, कितना रुपये से इंक्रीज हुआ देखो, एक्रूड इनकम करंट एसेट्स का पार्ट है, इंक्रीज हुआ। और बिल रिसीव आपका 12 से क्या हुआ 14 हो गया, ये भी तो इंक्रीज किया, कितना रुपये से इंक्रीज किया 2000 से। ये तो करंट लायबिलिटीज है, तो आपका डिक्रीज हुआ है, तो लेस में आएगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है, बोलो अनएक्रूड, क्या बोलते हैं अनएक्रूड। प्रीपेड जो शब्द है वो हम लोग एक्सपेंसेस के लिए यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, हाँ जी बिल्कुल सही समझे। तो कितना रुपया है बोलो 200। और क्रेडिटर्स आपका बढ़ा कि घटा, घटा है ना, कितना रुपये से घटा है, तो लेस होगा। क्रेडिटर्स कितना रुपया है 2000, तो ये जो रिजल्ट आएगा कितना हो गया 4500। आप इसको माइनस करोगे, फाइनली रिजल्ट आएगा 1,09,000, कितना आया 1,09,000। ये जो आया इसको क्या बोलेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्या बोलेंगे इसको, $1,09,000। अब आपको समझ में आ गया, ठीक है।